Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandille, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज पढ़ेंगे। बच्चों यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में है जो कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो बच्चों आइए हम यह पाठ पढ़ते हैं जो कि धनराज पिल्ले के बारे में है। बच्चों धनराज पिल्ले हॉकी के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी रहे हैं और न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में यानी कि देश विदेश में इनका बहुत नाम है। और इस बात का पता इससे चलता है कि जब 1994 में यानी 1994 में जब सिडनी में ओलंपिक खेल हुए तो वहाँ पर दुनिया भर के हॉकी खिलाड़ियों की एक टीम बनाई गई। और बच्चों उस हॉकी के जो दुनिया भर के खिलाड़ियों की जो टीम बनाई गई उस टीम में भारत से एकमात्र हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले को चुना गया और उन्हें उस टीम में शामिल किया गया। इस बात से ये पता चलता है कि धनराज पिल्ले कितने प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। बच्चों यह पाठ जब धनराज पिल्ले 35 वर्ष के थे तो विनीता पांडे ने उनका एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया था। तो इस पाठ में विनीता पांडे ने जो प्रश्न उनसे पूछे और धनराज पिल्ले ने उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जो उत्तर दिया इस पाठ में उसी के विषय में बताया गया है। तो हम इस पाठ के माध्यम से धनराज पिल्ले के विषय में जानेंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। बच्चों तुनुक मिजाज जो शब्द है इसका अर्थ है हमेशा गुस्सा नाक पर रहना यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना। जो धनराज पिल्ले थे वो तुनुक मिजाज थे यानी कि गुस्सा अधिकांशतः उनकी नाक पर ही हमेशा उनकी नाक पर ही गुस्सा रहता था यानी कि उनको बहुत जल्दी किसी भी बात पर बहुत जल्दी उनको क्रोध आ जाता था, गुस्सा आ जाता था। और जब विनीता पांडे ने उनका साक्षात्कार लिया तो उन्होंने इस विषय में भी उनसे जानने का प्रयत्न किया कि उनके तुनुक मिजाज होने का कारण क्या है। तो बच्चों हम इस पाठ के माध्यम से उनके जीवन के बारे में और उनसे जुड़ी कई सारी बातों के विषय में जानेंगे। तो जो विनीता पांडे है वो धनराज पिल्ले से सबसे पहले प्रश्न पूछती है कि खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। बच्चों जो धनराज पिल्ले थे वह पुणे में रहा करते थे और बहुत ही छोटी सी गली में वो रहा करते थे। लेकिन पुणे की उन छोटी सकड़ी तंग यानी सकड़ी गलियों से निकलकर वह मुंबई के पवई में जो हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स जो है यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है उसमें वह आकर रहने लगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो उनका सफ़र था, जो उनकी यात्रा थी जीवन की, वह कष्ट साध्य यानी कि परेशानियों से भरी रही। तो वो इसी के विषय में बात करती है कि आप अपना प्रारंभ यानी पुणे से लेकर मुंबई तक के सफ़र के विषय में हमें बताइए। तो धनराज पिल्ले जो है वह उनको इसके बारे में बताते हैं। विनीता पांडे जो उनसे प्रश्न पूछती है तो वह उनके पूछे गए प्रश्न का उत्तर उन्हें देते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया और वह मुंबई किस प्रकार पहुँचे। धनराज पिल्ले उन्हें उत्तर देते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा, हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे।
इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो बच्चों, विनीता पांडे के प्रश्न का उत्तर देते हुए धनराज पिल्ले कहते हैं कि उनका जो बचपन था वह बहुत मुश्किलों से, बहुत परेशानियों से भरा हुआ था और उनका जन्म जो है बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। तो उनके जो दो बड़े भाई थे वे दोनों हॉकी खेलते थे और उन्हीं को देखकर उनके मन में भी हॉकी खेलने की जिज्ञासा उठी और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उन्हें हॉकी स्टिक की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास हॉकी स्टिक नहीं थी क्योंकि उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वह उनके जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, उनसे वे हॉकी उधार लिया करते थे, यानी कि उनसे वो मांगा करते थे। लेकिन उनके वो मित्र भी उनको हॉकी तभी देते थे जब वे स्वयं खेल चुके होते थे और इसके लिए धनराज पिल्ले को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन हॉकी के प्रति उनकी जो रुचि थी, उनको जो शौक था वो इतना अधिक था कि वे इसके लिए बहुत धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते थे और जब उनके मित्र खेल चुके होते थे तो वे उनको हॉकी खेलने के लिए दिया करते थे और फिर धनराज पिल्ले हॉकी खेलते थे। लेकिन जब उनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में चुनाव हो गया, उनको उसके लिए चुन लिया गया, तो उनके बड़े भाई ने उनको अपनी हॉकी दे दी। वह हॉकी नई तो नहीं थी, लेकिन उनके लिए नई थी क्योंकि उनको तो वह उपहार स्वरूप अपने बड़े भाई के द्वारा दी गई थी और वह उनके लिए बहुत ही कीमती थी, बहुमूल्य थी। और आगे वो बताते हैं, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। जब धनराज पिल्ले विनीता पांडे को आगे बताते हैं कि उन्हें जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम, मणिपुर की जो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम थी 1985 में, उसमें उनका चुनाव हुआ और उन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम की तरफ से खेला। और जब उन्होंने मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी टीम में 1985 में वो खेले, तब उनकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। दिखने में वह बहुत ही दुबले पतले और उनका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान था, यानी कि उनके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी क्योंकि अभी तो उनकी उम्र भी बहुत कम थी। बच्चों, आप इसी पेज पर पहला आंतरिक प्रश्न भी लिख लीजिए। हमारा पहला आंतरिक प्रश्न है पेज नंबर 129। धनराज पिल्ले को हॉकी खेलने का शौक कैसे हुआ? पेज नंबर 129 पर आप पहला आंतरिक प्रश्न लिखिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, धनराज पिल्ले को हॉकी खेलने का शौक कैसे हुआ? बच्चों, इसका उत्तर, जहाँ पर धनराज पिल्ले उत्तर देना अपना प्रारंभ कर रहे हैं ना, वहीं की सेकंड लाइन, यहीं से बच्चों बड़े भाई से पहले आप वहाँ पर नोट कर लीजिए, धनराज के, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, धनराज के बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते उन्हें भी इसका शौक हुआ। आप थोड़ा सा अपने शब्दों में इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पर बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे उसका शौक हुआ, तो यहाँ पर आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे कोई भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। धनराज पिल्ले बच्चों दिखने में बहुत दुबले पतले थे, बहुत छोटा उनका कद था, लेकिन हॉकी खेलने के प्रति उनका जो रवैया रहता था या हॉकी जिस तरीके से वो खेलते थे, उनका टीम में इतना दबदबा था, यानी कि जो सामने वाली विरोधी टीम के जो खिलाड़ी होते थे वह भी उनके साथ हॉकी खेलने में डरा करते थे। उनको लगता था कि जब धनराज पिल्ले जिस टीम में खेल रहे हैं तो उनका तो जीतना स्वाभाविक है। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। धनराज पिल्ले विनीता पांडे से कहते हैं कि वे प्रारंभ से ही बहुत जुझारू यानी परिश्रमी, मेहनती थे, चाहे वो मैदान हो या मैदान के बाहर कोई स्थान हो। लेकिन वो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत
मेहनत की और उनका स्वभाव भी वास्तव में परिश्रमी और मेहनती था और वे हर जगह परिश्रम से जीतने का प्रयास किया करते थे। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। धनराज पिल्ले बताते हैं कि जब 1986 में उन्हें सीनियर टीम में चुना गया, सीनियर टीम के लिए चुना गया, तो वे अपना सामान लेके मुंबई शिफ्ट हो गए, यानी कि वहीं पे वो रहने लगे। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई और उनके साथ साथ धनराज पिल्ले के साथ साथ उनके जो बड़े भाई थे, रमेश उनका नाम था, वह भी मुंबई लीग में उन्होंने खेला और उन दोनों का खेल प्रदर्शन इतना अच्छा था कि बड़े अधिकारियों द्वारा और जो प्रशंसक थे उनके द्वारा उनके खेल की सराहना की गई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। और बच्चों, उनके अपने प्रदर्शन से वे स्वयं इतने संतुष्ट थे कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से उनको ओलंपिक के लिए जो टीम सेलेक्ट की जा रही है, तो नेशनल कैंप से उनको बुलावा जरूर आएगा, यानी कि उनको जरूर बुलाया जाएगा। 1988 में ये ओलंपिक खेल आयोजित होने वाले थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनको बुलावा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 57 खिलाड़ियों की यानी 57 जो खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट में भी उनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, यानी कि वो बहुत उदास हुए। मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब ओलंपिक के लिए उनका चयन नहीं हुआ तो वे बहुत उदास हुए, लेकिन जब उन्हें ऑलविन एशिया कप के लिए कप के कैंप के लिए जब उन्हें चुना गया, तो उसके बाद वो निरंतर अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से आगे बढ़ते गए और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बच्चों, आप पेज नंबर 130 पर दूसरा आंतरिक प्रश्न लिख लीजिए। धनराज कहाँ से बुलावे की उम्मीद कर रहे थे? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, धनराज कहाँ से बुलावे की उम्मीद कर रहे थे? बच्चों, इसका उत्तर इसी पेज पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ओलंपिक, यहाँ ये हमारे दूसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा आने की उम्मीद थी। यहाँ पर आप अपने शब्दों में इसको लिख लीजिए कि ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा आने की धनराज को उम्मीद थी। विनीता पांडे जो उनका साक्षात्कार ले रही थी, वो आगे उनसे दूसरा प्रश्न पूछती है कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? अपने दूसरे प्रश्न में विनीता पांडे धनराज पिल्ले से उनके विद्यार्थी जीवन के विषय में जानने का प्रयास करती हैं और इसी संदर्भ में वो उनसे प्रश्न करती हैं कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और स्कूल से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं, वो आप हमारे साथ साझा कीजिए। तो धनराज पिल्ले जो है उनको बताते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। फिसड्डी का अर्थ होता है बच्चों कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर। तो कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। वो बताते हैं कि पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, किसी ना किसी तरीके से उन्होंने 10वीं की और वे कहते हैं कि यदि मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो मैं पढ़ने में इतना कमज़ोर था कि मुझे शायद चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। वो मुस्कुराते हुए बात बताते हैं कि भले ही उन्होंने कॉलेज की डिग्री नहीं ली, लेकिन हॉकी के वो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि वह स्वयं को बैचलर ऑफ हॉकी कहना पसंद करते हैं। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। इस प्रकार वे विनीता पांडे के साथ थोड़ी सी मजाक भी करते हैं, हास्य परिहास उनके साथ करते हैं। अब विनीता पांडे जो उनका इंटरव्यू साक्षात्कार ले रही है, वो उनसे अगला प्रश्न पूछती कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं?
इस पाठ का जो हमारा शीर्षक है ना कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, तो यहाँ पर वो जो प्रश्न है, जो शीर्षक है इस पाठ का, वो इस प्रश्न से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो जब वो प्रश्न पूछती कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं, इसका उत्तर जो है धनराज पिल्ले देते हुए कहते हैं कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। जो धनराज पिल्ले जो है वो विनीता पांडे के प्रश्न का जवाब देते हुए उनसे कहते हैं कि उनके तुनक मिजाज होने का जो कारण है वो कहीं ना कहीं उनके बचपन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन में उनका जन्म, मैंने आपको बताया कि एक गरीब परिवार में हुआ था, और गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण उनको कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना महसूस होती थी, और यही कारण रहा कि उनका स्वभाव इस प्रकार का हो गया, उनका स्वभाव जो है वो आक्रामक हो गया। आगे वो कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा है, उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुरुक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। वे बताते हैं कि उनको अपनी माँ से बहुत लगाव था, और वे कहते हैं कि उन्होंने ये देखा कि किस प्रकार उनकी माँ ने जो है अत्यधिक कठिन परिश्रम करके उन सब भाई बहनों का पालन पोषण किया। इसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां थी उनके बचपन में, ऐसे अभाव थे जिसके कारण उनका स्वभाव जो था वो तुनुक मिजाजी हो गया था। और वह कहते हैं कि वो एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, यानी कि वो किसी भी बात को कहने में झिझकते नहीं थे। जहाँ पर उनको कोई बात सही लगती थी तो वे वैसा ही कहते थे, अगर कोई बात उनको गलत भी लगती थी तो बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात सामने वाले के सामने रख देते थे। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, यानी कि वो अपने मन में किसी प्रकार की किसी बात को छिपा के नहीं रखते, जो उनको सही लगता है वो साफ साफ सामने वाले से कह देते हैं, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। वो ये बोलते हैं कि कई बार उनको बाद में इस चीज़ को वो महसूस करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, बाद में उनको पछतावा भी होता है, और उनको स्वयं को भी पता है कि उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन कई बार लोग उनकी इस आदत का फ़ायदा उठाते हैं और उनको क्रोध करने के लिए, एक तरह से कहते हैं ना, उनको उकसाते हैं कि वो गुस्सा करें, क्रोध करें। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, यानी कि उनका जो बचपन था वो इतने अभाव में, इतनी गरीबी में व्यतीत हुआ कि उनको बचपन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, जूझना पड़ा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। और यही कारण है कि उनका स्वभाव जो था वो चिड़चिड़ा हो गया था। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ, मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, लेकिन भले ही उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो, तुनुक मिजाजी उनका स्वभाव हो, लेकिन वो बहुत भावुक इंसान है, इसीलिए किसी की भी पीड़ा, तकलीफ यानी किसी की भी पीड़ा उनसे देखी, तकलीफ यानी पीड़ा या दुख उनसे किसी का भी देखा नहीं जाता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, और यदि उनसे कोई गलती हो जाती है तो वे माफ़ी मांगने में भी पीछे नहीं हटते हैं, और उनके मन में उनके मित्रों और परिवार के प्रति बहुत ही सम्मान की भावना है। ये सारी बातें वो विनीता पांडे को बताते हैं। आगे विनीता पांडे उनसे पूछती हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। अहमियत यानी कि आपके परिवार का आपकी नज़रों में क्या महत्व है, क्या स्थान है आपके परिवार का आपके लिए। तो धनराज बताते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। धनराज पिल्ले विनीता पांडे को कहते हैं कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिली है वो उनकी माँ से उनको मिली, क्योंकि उनकी माँ ने उन सभी भाई, भले ही उनके जीवन में अभाव थे, कमियाँ थी, आर्थिक रूप से वे कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी उनकी माँ ने संघर्ष करके उनका पालन पोषण किया और उन सभी भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए, जिससे कि वो जीवन में आगे बढ़ सके, और इसीलिए वो अपनी माँ के बहुत करीब थे। चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से
जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। आगे वो बताते हैं कि चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन प्रतिदिन रात को सोने से पहले वो अपनी माँ से बात करना नहीं भूलते हैं। और वो कहते हैं कि उनकी माँ ने उनको ये बात सिखाई कि चाहे आप अपने जीवन में कितने ही प्रसिद्ध हो जाओ, कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाओ, लेकिन अपनी विनम्रता को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। ऐसी सीख उन्हें उनकी माँ से मिली। अपनी माँ के साथ साथ वो अपनी बड़ी भाभी को भी बहुत सम्मान देते थे। उनकी बड़ी भाभी भी उनके लिए माँ के समान ही थी, और क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उनकी भाभी ने भी उनको प्रोत्साहित किया, इसीलिए भाभी की भी वो बहुत इज्जत करते थे। बच्चों, पेज नंबर 131 पर आप तीसरा आंतरिक प्रश्न लिखिए। धनराज की जिंदगी में माँ का क्या योगदान है? तीसरा आंतरिक प्रश्न है, धनराज की जिंदगी में माँ का क्या योगदान है? इसका उत्तर बच्चों पेज नंबर 131 पर सबसे, यहाँ पे आप ब्रैकेट बना लीजिए, सबसे अधिक प्रेरणा। बच्चों यहाँ पे आप कुछ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे करिए, अपने अनुसार कर लीजिए। सबसे अधिक प्रेरणा मुझे की जगह आप धनराज लिख सकते हैं, या पहले आप लिख सकते हैं धनराज पिल्ले को सबसे अधिक प्रेरणा अपनी की जगह उनकी माँ से मिली। उनकी माँ ने, उन्होंने की जगह आप लिख लीजिए उनकी माँ ने उन सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। और मैं की जगह आप लिखिए वह उनके की जगह अपनी, वह अपनी माँ के सबसे नजदीक थे। ये हमारे तीसरे आंतरिक प्रश्न का उत्तर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे अधिक प्रेरणा धनराज पिल्ले को सबसे अधिक प्रेरणा उनकी माँ से मिली। उनकी माँ ने उन सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। वह अपनी माँ के सबसे नजदीक थे। आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? इसका उत्तर धनराज पिल्ले देते हैं कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वालोहो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिसमें कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। जब वो विनीता पांडे उनसे कृत्रिम घास के विषय में पूछती है कि कृत्रिम घास में खेलने का आपका अनुभव कैसा है और आपने कब कृत्रिम घास में पहली बार हॉकी खेली, तो वो बताते हैं कि जब राष्ट्रीय खेलों में 1988 में दिल्ली में राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए वो दिल्ली गए, तो वहाँ पर उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी, तो वे बार बार उसको छू छू कर देख रहे थे और इस बात पर आश्चर्य उनके मन में उठ रहा था कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कृत्रिम घास तक भी उगाई जा सकती है। आगे विनीता उनसे प्रश्न पूछती है कि हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास पहली कार कब आई? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ये सपना होता है कि उसके पास भी सारी भौतिक सुख सुविधाएं हों, और इसीलिए वो पूछती हैं कि आपकी भी ऐसी इच्छा रही होगी कि आपके पास भी कार हो, तो आपने अपनी पहली कार कब खरीदी? धनराज पिल्ले कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। वे बताते हैं कि उन्होंने जो पहली कार खरीदी थी वो सेकंड हैंड कार उन्होंने अरमाड़ा खरीदी थी, जो उनके साथ कोई कार्य करने वाले कोई उनके एम्प्लॉयर थे उन्होंने ही उनको दी थी। और वे बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, आपको प्रसिद्धि मिल गई है, शोहरत यानी प्रसिद्धि, शोहरत का अर्थ है प्रसिद्धि, कि यदि आपको प्रसिद्धि मिल गई है तो आपके पास बहुत अधिक पैसा भी आ जाता है।
वे कहते हैं कि मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। वो बताते हैं कि उनको प्रसिद्धि तो मिली लेकिन पैसा उनके पास इतना नहीं आया था कि वे टैक्सी का किराया दे सके, इसीलिए वो मुंबई की लोकल ट्रेनों में और बसों में सफ़र किया करते थे। तो एक बार जब वो मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो किसी पत्रकार ने उनको देख लिया और अगले दिन अखबार में उन्होंने एक खबर छाप दी कि भारत का जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है वह मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ। और ये खबर पढ़ के तो अखबार में छपी इस खबर को पढ़कर धनराज पिल्ले को ये महसूस हुआ कि वह भी एक प्रसिद्ध कोई हस्ती बन चुके हैं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूर्ण पैसे भेजना शुरू किया। लेकिन धनराज पिल्ले के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो महंगी कार खरीद सकते, क्योंकि तब तक उनके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। इस बीच में उन्होंने अपनी छोटी बहन की शादी भी की और कुछ पैसे बचाकर वो अपनी माँ के पास भी भेजा करते थे। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। और धनराज पिल्ले ने सन 2000 में फोर्ड आइकॉन कार खरीदी और वे उन्होंने स्वयं के परिश्रम से, स्वयं की मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदी। किसी कॉरपोरेट हाउस यानी किसी बड़े व्यक्ति द्वारा उनको ये तोहफे के रूप में नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने स्वयं अपनी मेहनत से ये कार खरीदी। विनीता उनसे पूछती है कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो जब वो उनसे उनकी सफलता के महत्व के बारे में पूछती है और कि आपको हॉकी ने इतना कुछ दिया तो बदले में आपने क्या दिया, इसके उत्तर में धनराज पिल्ले उनसे कहते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। यानी कि आज भी खिलाड़ी कई खेलों के मशहूर प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो बहुत ही अमीर हैं, धनवान हैं, क्योंकि आज उनको पैसा अधिक दिया जाता है। लेकिन जिस समय धनराज पिल्ले हॉकी खेल रहे थे उस समय खिलाड़ियों को इतना अधिक पैसा नहीं दिया जाता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। चूँकि धनराज पिल्ले का जो परिवार था वो बहुत ही गरीब था, इसलिए उनकी पहली जिम्मेदारी ये थी कि वह अपने परिवार की, अपनी माँ की गृहस्थी चलाने में, परिवार चलाने में मदद करे, उनकी आर्थिक जो परेशानियां हैं उनको दूर करे और उनको एक अच्छा जीवन दे, क्योंकि उनकी माँ ने भी उन सब भाई बहनों को पालने में, उनका पालन पोषण करने में बहुत संघर्ष किया था और इसीलिए वो चाहते थे कि वो अपनी माँ को हर तरह का सुख दे, उनको अच्छा जीवन दे। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। और 1999 में उन्होंने 1994 में 1994 में उन्होंने पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर एक 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। बहुत छोटा था ये फ्लैट, लेकिन उनके वो जो परिवार के सदस्य थे उनके लिए वो काफ़ी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। और फिर 1999 में जो महाराष्ट्र सरकार थी उन्होंने उनको तोहफे के रूप में पवई में एक फ्लैट दिया और वो फ्लैट इतना अच्छा था, इतना आलीशान था, जिसको शायद धनराज पिल्ले नहीं खरीद पाते क्योंकि उनके पास इतने अधिक पैसे नहीं थे। अंत में विनीता पांडे उनसे पूछती हैं, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? सेलिब्रिटीज यानी मशहूर हस्ती। सेलिब्रिटीज का अर्थ है मशहूर हस्ती, मशहूर व्यक्ति।
तो वो पूछती हैं कि सेलिब्रिटीज़ यानी मशहूर हस्तियों के साथ एक ही मंच पर बैठने का आपका जो अनुभव है वो कैसा है, हमें बताइए। तो धनराज कहते हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि किसी भी मशहूर व्यक्ति के साथ बैठना या बहुत सारे मशहूर लोगों के साथ एक ही मंच पर बैठना वास्तव में बहुत ही खुशी का क्षण होता है। और धनराज पिल्ले भी यही कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। और धनराज पिल्ले उनको बताते हैं कि जब वो पहली बार राष्ट्रपति से मिले तो राष्ट्रपति से मिलकर उनको पहली बार ये अनुभव हुआ कि वाकई में वो कितने खास हैं और हॉकी के कितने प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनका देश विदेश में कितना नाम है, ये उनको महसूस हुआ। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। और वे बताते हैं कि हॉकी है क्योंकि हॉकी उनके लिए इसीलिए बहुमूल्य है, इसीलिए कीमती है क्योंकि उस हॉकी के कारण ही उन्हें इतना मान सम्मान प्रतिष्ठा यानी सम्मान कि आज जो सब जगह देश विदेश में जो उनको मान सम्मान मिल रहा है वो हॉकी के कारण ही मिल रहा है और इसीलिए उनके जीवन में हॉकी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा आपने जाना कि धनराज पिल्ले ने किस प्रकार संघर्ष करके अपनी एक पहचान बनाई, यानी कि ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनकी जो ख्याति है, इस ख्याति को प्राप्त करने के लिए, इस प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने मेहनत करके जीवन में सफलता पाई, अपना एक नाम, अपनी एक पहचान उन्होंने बनाई। तो बच्चों, आप इस पाठ को एक बार घर पे पुनः पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।